किसान साथियों, मिर्ची की फसल में मुख्यतः दो प्रकार के थ्रिप्स दिखाई देते हैं, येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स, यानी कि दोस्तों पीले थ्रिप्स और काले थ्रिप्स। यह थ्रिप्स दोस्तों पौधे की पत्तों की निचली सतह पर बैठकर पौधों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे हैं उनकी वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास धीमा हो जाता है और उत्पादन में हमें घटोती देखने को मिलती है। दोस्तों यह जो थ्रिप्स है, यह जब एडल्ट अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको यह पत्तों की निचली सतह पर नहीं, पत्तों की ऊपरी सतह पर और टहनियों पर भी दिखाई देने को मिलते हैं। और जो यह एडल्ट अवस्था है दोस्तों, यह सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली अवस्था है। तो दोस्तों यह जो थ्रिप्स है जब एडल्ट बनते हैं तो क्या होता है कि यह पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पौधों के ये हर भाग से रस चूसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा बिल्कुल उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो बिल्कुल से मुरझाना लग जाता है। तो दोस्तों अब यह तो हो गई हमारे थ्रिप्स की बात। अब यह जो थ्रिप्स है उनको नियंत्रित कैसे किया जाए। दोस्तों थ्रिप्स को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब दोस्तों बात आती है इनको नियंत्रित करने की, तो इसका नियंत्रण दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो दोस्तों जैविक नियंत्रण होता है और एक रासायनिक नियंत्रण होता है। पहले हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण की। तो दोस्तों जैविक नियंत्रण में आपको क्या करना है कि अपने खेतों में जो येलो ट्रैप्स आते हैं, जो कि थ्रिप्स जो रस चूसक कीट है उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो येलो ट्रैप्स आपकी फसल में आपको लगाना है, जिसकी वजह से जो थ्रिप्स है वो क्या है कि उन येलो ट्रैप्स से अट्रैक्ट होकर उनके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से वो फसल में नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसके आसपास हमें ऐसी फसल लगाना है जो कि थ्रिप्स उनको ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि इस फसल से ज्यादा वो उस पर अट्रैक्ट हो, ऐसी फसल लगाना है। जैसे कि गेंदे की फसल, गेंदे की फसल आप आपकी फसल की बाउंड्री के आसपास चारों ओर लगा सकते हैं और उसके फसल में थोड़े बहुत अंदर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो थ्रिप्स है वो उसकी जो प्रथम प्रायोरिटी है वो मिर्च की बजाय गेंदे की फसल को चुनना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से थ्रिप्स का जैविक तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों थ्रिप्स जब अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो हमें रासायनिक सहारा भी लेना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके रासायनिक नियंत्रण की। दोस्तों वैसे तो थ्रिप्स को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों कुछ तरीके अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इतना तो कर ही सकते हैं कि यह हमारे पौधे को नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां तो सभी छिड़कते हैं, पर उन्हें सही तरीके से नहीं यूज करने पर थ्रिप्स का नियंत्रण नहीं हो पाता है। दोस्तों थ्रिप्स को नियंत्रित करने से पहले हमें इसके जीवन चक्र पर दृष्टि डालनी। दोस्तों जो थ्रिप्स है वो अपना जीवन चक्र 12 से 15 दिन में पूरा करता है, लेकिन दोस्तों जब तापमान बढ़ता है यानी कि अधिक गर्मी में इसका जीवन चक्र लगभग 8 से 10 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो जीवन चक्र है वो होता है अंडा, अंडा से बनता है लार्वा, लार्वा से फिर बनता है दोस्तों प्यूपा, और प्यूपा से फिर ये एडल्ट अवस्था में पहुंचता है। और जो दोस्तों इसकी एडल्ट अवस्था है वही सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली अवस्था होती है। तो हमें एडल्ट अवस्था को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों दवाइयों का स्प्रे करते समय एक हमें शेड्यूल अपनाना चाहिए। उस शेड्यूल के अनुसार यदि हम दवाइयां स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। दोस्तों थ्रिप्स के जीवन चक्र के अनुसार 12 से 15 दिन के अंतराल में आपको दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, जिससे इनका जो जीवन चक्र है वो भंग हो जाए। तो दोस्तों पहले स्प्रे में हमें फिप्रोनिल 5SC जो साल्ट आता है उसके साथ में आपको प्रोफेनोसाइफर को मिलाकर स्प्रे करना है। फिर दोस्तों उसके 12 से 15 दिन के पश्चात, दोस्तों 12 से 15 दिन के पश्चात हमें फिर थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलोत्रिन का जो कॉम्बिनेशन साल्ट आता है उसको और उसके साथ में प्रोफेनोसाइफर को मिलाकर स्प्रे करना है। फिर उसके 12 से 15 दिन पश्चात दो फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे करना है। फिर 12 से 15 दिन पश्चात आपको इसी का जो अधिक परसेंटेज में आता है, जैसे कि फिप्रोनिल 80% और जो इमिडाक्लोप्रिड 80% आता है, उसको आपको मिलाकर स्प्रे करना है। तत्पश्चात दोस्तों फिर से 12-15 दिन की गैप देनी है। उसके पश्चात हमें फिर से दोस्तों डायनेटोफुरॉन 20% एचजी फॉर्मुलेशन में जो साल्ट आता है उसका स्प्रे करना है। दोस्तों फिर उसके पश्चात 12 से 15 दिन के बाद में हमें या तो स्पिनोटोरम आता है साल्ट, उसका प्रयोग करना है, या फिर उसकी जगह ब्रोफ्लेनामाइड का स्प्रे करना है। दोस्तों हम 12 से 15 दिन में हर बार अलग अलग साल्ट का प्रयोग क्यों करें, एक ही साल्ट का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आता है। तो दोस्तों इसका एक कारण है कि दोस्तों जो जीव है यानी कि प्रकृति में प्रत्येक जीव को प्रकृति ने एक शक्ति प्रदान कर रखी है। जब भी जीव पर खतरा आता है तो उसके प्रति प्रतिरोध विकसित करने की शक्ति प्रत्येक जीव में प्रकृति ने दे रखी है। तो जब हम एक ही साल्ट का बार बार प्रयोग करते हैं तो जो थ्रिप्स है वो उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि उसकी प्रतिरोध क्षमता उसके प्रति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस दवाई से वह थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो पाता है।
इसलिए हम जब अलग अलग साल्ट का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है वो भी भंग होगी, जिसकी वजह से थ्रिप्स नियंत्रित हो पाएगा। इसलिए हम अलग अलग साल्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से थ्रिप्स का नियंत्रण किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।